सुप्रभात बच्चों। कल जैसे हमने चीफ की दावत भाग 1 में हमने पढ़ा कि किस तरह से सामनाथ जी के घर पे पार्टी की जोरों शोरों की तैयारियां हो रही थी। पार्टी शुरू भी हो गई उनके यहाँ पे। और उसके बाद माँ का साक्षात्कार जो कि वो करवाना नहीं चाहते थे अपनी माँ चीफ के सामने, फिर भी अचानक से उनकी माँ का सामना चीफ के सामने हो जाता है। तब देखते हैं उसके बाद क्या होता है। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ही न बन रहा था। अब अचानक से कोई सामने आ जाता है तो हम कैसे हड़बड़ा जाते हैं, डर जाते हैं। उसी तरह ठीक माँ के साथ भी होता है। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर-थर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नजरों से सामना चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। अब उनको गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो गुस्सा अपने चीफ के सामने वो व्यक्त नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो माँ को ही कुछ नहीं बोल पा रहे थे। और खिसियाई हुई नजरों से, मतलब एकदम मासूमियत की नजरों से वो सामना चीफ की तरफ देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ थोड़ा झिझक जाती हैं, अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था। माँ तो माला जपती थी, इसलिए एक हाथ में माला भी पकड़ी हुई थी, दूसरा बाहर, और एक हाथ बाहर था दुपट्टे के। तो वो ठीक तरह से नमस्ते भी नहीं कर पाती हैं। और तो ये देखकर भी सामनाथ खिन्न हो उठे, मतलब उनको और भी गुस्सा आता है। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठती हैं कि अभी हाथ कैसे मिलाऊं, क्योंकि दाहिने हाथ में उनके क्या थी, वो तो माला पकड़ के रखी हुई थी। तो सामनाथ कहते हैं, माँ हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती, दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। वो घबराहट के मारे क्या करती हैं, बायां जो उनका हाथ खाली रहता है वही साहब के दाएं हाथ में रख देती हैं। सामनाथ दिल ही दिल में जल उठते हैं। अब उनको बहुत गुस्सा आ रहा है अंदर से, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और जो देसी अफसरों की स्त्रियां रहती हैं, वो ये सब देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती ही हो कि दाहिना हाथ मिलाया जाता है, तो दायां हाथ क्यों नहीं मिलाती हो? इस तरह से सामनाथ अपनी माँ को समझाते हुए भी और निर्देश का याद दिलाते हुए भी उनको कहते हैं। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। अब वो माँ से उनके हालचाल के बारे में पूछ रहे हैं इंग्लिश में। अब माँ उसको समझ नहीं पा रही है, तो सामनाथ समझ जाते हैं, तो वही अपनी माँ की तरफ से सिखाते हुए भी एक तरह से देखा जाए, और माँ को कहते भी हैं कि कह दो माँ कि मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाती है और धीरे से कहती है कि मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। अब सामनाथ अपनी माँ से भी कहते हैं कि आप भी पूछो चीफ को कि आप कैसे हो। तो माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू डू। अब उनको थोड़ी ना आ रहा है ये सब चीजें बोलने के लिए, तो वो थोड़ी सी संकोच करती हैं और धीरे से क्या कह देती है, हाउ डू डू। तो फिर ये सुनकर सब लोग वहां पर हंसने लगते हैं। वातावरण जो गंभीर बना हुआ था, पूरा माहौल जो गंभीर बना हुआ था, वो थोड़ा सा अब हल्का होने लगा। साहब जो थे वो स्थिति को संभाल लिए। लोग हंसने चहकने लगे, फिर से सब लोग अपने में व्यस्त हो गए, हंसी मजाक करने लगे। सामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। क्षोभ यानी डर। उनके मन का जो डर था कि पता नहीं अभी माँ को देख के सामनाथ की क्या स्थिति, क्या मतलब वो बोल देंगे चीफ, तो वो डर जो था सामनाथ का वो भी कम हो गया। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। माँ मारे शर्म के थोड़ी सी सिकुड़ी जा रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है। अब देखो अपनी माँ, मतलब बार बार माँ का वहां अपमान भी हो रहा है, लेकिन सामनाथ को अपने प्रमोशन के सामने माँ का अपमान भी नहीं दिख रहा है। तो वो अंग्रेजी में माँ के लिए क्या बोलते हैं कि मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसीलिए आपसे लजा रही है, आपसे शर्मा रही है, इसलिए उसको कुछ समझता नहीं है। साहब इस पे भी खुश हो गए।
खुश नजर आए। बोले, सच, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। देखो, अब सामनाथ अपनी माँ को उनके लिए नाचने के लिए भी, गाने के लिए भी, यहाँ पे देखोगे आगे की किस तरह से उनको फोर्स करते हैं, जबरदस्ती करते हैं कि नहीं, उनका मान रखने के लिए आपको गाना है। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। अब चीफ जो थे, उनके बॉस जो थे सामनाथ के, वो माँ को एक टकटकी बांधकर उनको देखने लगते हैं। तब माँ धीरे से बोलती है, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। अब माँ कहती है कि मुझे कुछ गाना वाना आता ही नहीं है, मैं कब गाई थी कि तुम मुझे गाने के लिए कह रहे हो। तो सामनाथ कहते हैं, वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। अब सामनाथ देखो, अपने चीफ के से प्रमोशन पाने हेतु, उनको खुश करने हेतु माँ से भी कहते हैं कि क्या माँ आप भी ऐसे बोल रही हो, मेहमान ने जब कह दिया है तो उनका कहा कोई थोड़ी ना टालता है। सामनाथ बोल पड़े, साहब ने इतनी रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। अब यहाँ पे सामनाथ कहते हैं कि जब साहब, रीझ यानी प्रेम पूर्वक, इतने प्रेम से बोल रहे हैं तो कुछ गाना उनको गाकर सुना दो, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगी। तो माँ कहती है कि मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। तो सामनाथ इस पे भी कहते हैं, वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो। टप्पे मतलब कुछ गाने की पंक्तियां सुना दो। पत्तरा नारा दे, जैसे उनको कुछ दो शब्द याद आ गए तो वही अपनी माँ को कहते हैं। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दिन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती तो कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को देखती। अभी माँ को देखो, इतना मतलब उनको ये लगता है, उनका अपमान तो हो ही रहा है वहां पे, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसकी तरफ देखूं, और कोई तो मेरी तरफ से बोले कि हाँ माँ को नहीं आता है तो क्यों उसको फोर्स कर रहे हो। तो वो अपने बेटे को भी देखती है, बहू को भी देखती है, लेकिन कोई उनकी तरफ से रिप्लाई, कोई भी कुछ उत्तर नहीं देता है। फिर इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, वो गुस्से से थोड़ा कहते हैं, माँ, इसके बाद न हाँ कहना था न ना कहना था। माँ बेचारी बैठ जाती है और छीड़ दुर्बल मतलब एकदम कमजोर, दुर्बल मतलब जिससे कोई चारा ही नहीं, कमजोर, लरजती शर्माती हुई आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगती है। हरिया नी माए हरिया नी बहने, हरिया ते भागी भरिया है। ये एक पंजाबी पंक्ति है, पंक्ति है, ऐसे कुछ वो दो शब्द, दो लाइन गा देती हैं। तो इसको सुन के वहाँ की जो देसी स्त्रियां रहती हैं, जो उनके साथ में आई रहती हैं, वो खिलखिलाकर हंस उठती हैं और माँ तीन पंक्तियां गा के चुप हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखो इस पिक्चर में, इस चित्र में मैंने थोड़ा सा दर्शाया है आप लोगों को समझने हेतु। बरामदा तालियों से गूंज उठता है, साहब तालियां पीटना बंद ही नहीं करते थे। सामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। अब जो सामनाथ के अंदर गुस्सा था, जो तनाव था, वो क्या था, खुशी में बदल गई थी और गर्व में बदल जाती है कि अरे माँ ने ऐसा कर दिया, मतलब सब कितने खुश हो गए। वृद्ध माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। उन लोगों के लिए माँ एक जैसे खिलौने की तरह हो गई थी कि जब चाबी घुमाई, माँ ने गाना भी गा दिया, थोड़े से नाच भी दिखा दिए, जिसपे सब स्त्रियां खुश हो गई और पार्टी में क्या हो गया, नया रंग भर दिया। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है। जब तालियां जब सब लोग बजा के रुक गए तो उन्होंने पूछा चीफ ने कि पंजाब के गांवों में क्या ऐसा चीज प्रसिद्ध है। तो सामनाथ खुशी में झूम रहे थे, तो वो बोलते हैं, ओ बहुत कुछ साहब, अरे बहुत कुछ प्रसिद्ध है हमारे पंजाब में। मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा। देखो वहां पे खुश करने के लिए वो एक चीज का सेट भी उनको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप उनको देखोगे तो खुश हो जाओगे, ऐसा सामनाथ कहते हैं। तो साहब बोलते हैं, मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। अब यहाँ पे चीफ कहते हैं कि मैं बाहर की सामान नहीं लेता हूँ गिफ्ट में, आपके घर में क्या बनता है, क्या आपके पंजाब में ऐसा चीज प्रसिद्ध है जो आपके घर में भी बनाई जाती है, वैसी चीज मैं लेना चाहता हूँ।
तो सामनाथ कुछ सोचते हुए फिर झट से बोल पड़ते हैं कि लड़कियां तो गुड़िया बनाती हैं, औरतें फुलकारियां बनाती हैं। तब चीफ पूछते हैं कि ये फुलकारी क्या है। तो सामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने में असफल चेष्टा करने के बाद माँ से बोले, वो उनको ठीक तरह से समझा नहीं पा रहे थे। तब वो सामनाथ अपनी माँ से कहते हैं, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? अब माँ बेचारी यहाँ पे भी चुपचाप अंदर चली जाती है और अपनी फुलकारी उठाकर ले आती है। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगते हैं। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके धागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर सामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। अब फुलकारी का मतलब होता है कढ़ाई बुनाई करना। जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक चित्र में दिखाया है कि एक कपड़े पे कुछ कढ़ाइयाँ करती हैं जो अपने घर में उसको सजावट के लिए भी लोग रखते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं आपको ऐसी ही फुलकारी एक बनवाकर दे दूंगा, माँ बना देगी। अब झट से बोल भी दे रहे कि माँ उसको बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी फुलकारी बना दोगी ना? देखो, अब साहब के सामने ही माँ को पूछ रहे हैं कि माँ, साहब को ये चीजें पसंद आ गई है, तो आप ऐसी फुलकारी उनको बना के दोगी ना? अब माँ बेचारी यहाँ पे चुप रहती है, फिर डरते डरते धीरे से बोलती है, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। अब वो कहती है, मेरी नजर तो अब कमजोर हो गई है उम्र के समय के अनुसार, तो अब मेरी आंखें से तो दिखेगा भी नहीं बराबर, क्योंकि सुई और धागा दिखेगा नहीं बराबर, तो वो बनाएंगी कैसे? मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ देता है सामनाथ, और वो साहब को बोल देता है कि माँ फुलकारी जरूर बनाएगी, आप उसे देखकर खुश हो जाएंगे। अब जो कि माँ यहाँ मना कर रही है, फिर भी माँ की बात को तोड़ते हुए वो बोल देते हैं कि माँ बनाएगी और आप उसे देखोगे और खुश भी हो जाओगे। साहब भी सिर हिला देते हैं, धन्यवाद कर देते हैं और खाने की मेज की ओर बढ़े चले जाते हैं। बाकी मेहमान भी जो थे वो उनके पीछे पीछे जाते हैं। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट जाती हैं, तो माँ बेचारी धीरे से कुर्सी पर से उठती है और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली जाती है। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों से छल छल, आंखों में देखो ये माँ के आंखों से छल छल आंसू बहने लगते हैं। वह दुपट्टे से बार बार उस आंसू को पोंछती है, लेकिन वह अंदर के जो दुख भरे थे उस समय के माहौल से माँ के अंदर वो बार बार आंसू के रूप में उमड़ आते हैं, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हो। जैसे माँ के अंदर बरसों से कोई दुख छुपा था और उस रूप में वो आंसू बाहर आ गए हैं। माँ ने दिल को बहुतेरा समझाया, मतलब बहुतेरा मतलब अपने आप को। माँ अपने अपने दिल को, अपने आप को बार बार समझाती है, हाथ जोड़ती है, भगवान का नाम लेती है, और इतना होने के बावजूद भी माँ अपने बेटे को चिरायु होने की ही प्रार्थना करती है। वो उसे खूब ढेर सारा आशीर्वाद ही देती है, उसके बारे में कभी वो अपने मन में कोई बुरे विचार आने नहीं देती है। बार बार आंखें बंद की, लेकिन जो आंसू की बरसात थी वह पानी की तरह थम नहीं रही थी, वह बार बार माँ की आंखों से बहती चली जा रही थी। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान जो थे वो सब लोग खाना वाना खाकर अपने घर की तरफ चले गए थे, और माँ जो थी वो दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता सामनाथ के घर पर भी छा चुकी थी। निस्तब्धता मतलब सन्नाटा, एकदम से शांति हो जाना। जैसे रात के समय देखो बोलते ना एकदम सन्नाटा है, कोई आसपास भी दिख नहीं रहा है, तो उसी तरह की शांति भी सामनाथ के घर पर छा चुकी थी। खाली रसोई घर में केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज आ रही थी, बर्तन की साफ सफाई हो रही थी, उसी की आवाज खाली आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। तभी माँ के दरवाजे को बाहर से किसी ने जोर जोर से खटखटाया। माँ, दरवाजा खोलो। माँ का दिल और भी बैठ जाता है, वो और भी डर जाती है कि क्या कहीं मुझसे फिर से कोई गलती तो नहीं हो गई।
हड़बड़ाकर माँ उठ बैठती है। क्या मुझसे फिर कोई भूल तो नहीं हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसे नींद आ गई। अब माँ को भी इतना ये हो रहा है, माँ अपने आप को ही देखो कोसे जा रही है कि मैं खाना खाई थी तो मुझे सोना ही नहीं चाहिए था, मैं क्यों सो गई, क्यों वह उगने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया होगा मुझे? माँ देखो ये भी सोच रही है कि बेटा आया है, लगता है गुस्से में फिर मुझे डांटेगा, क्या उसने मुझे अभी तक माफ किया होगा कि नहीं। माँ बेचारी उठती है और डर के मारे कांपते हाथों से दरवाजा खोल देती हैं। दरवाजा खुलते ही सामनाथ आगे बढ़ाते हैं और माँ को आलिंगन में भर लेते हैं, माँ को गले से ऐसे लगा लेते हैं। ओ माँ, तुमने तो आज रंग ला दिया, साहब तुमसे इतना खुश हुए कि क्या कहूँ। ओ माँ, माँ देखो यहाँ पे भी भावनात्मक वो अपनी माँ को भावनात्मक रूप से उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि माँ आज तुम्हारी वजह से ही पार्टी में नया रंग भर दिया, मेरे चीफ भी खुश हो गए और सभी लोग खुश थे, तो शायद उसके पीछे उनकी ये आशंका है कि उनको प्रमोशन डेफिनेटली मिल जाएगा, पक्का उन्हें मिल जाएगा। माँ की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप जाती है। माँ भी अपनी छोटी सी, क्योंकि माँ तो एकदम वृद्ध रहती हैं, एकदम सिकुड़ी हुई सी रहती हैं, तो जब बेटा उनको गले से ऐसे लगाता है तो माँ भी उसी में सिकुड़ जाती हैं। माँ की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। वह उनको पोंछती हुई धीरे से बोलती है, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। अब बस इतना माँ ने जैसे ही कहा, सामनाथ के माथे पर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट जाती हैं, क्योंकि माँ ने ये कैसे कह दिया। क्या कहा? माँ, या कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया। अब उनको ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है और बोलते कि ये कौन सा राग तुमने छेड़ दिया, अभी तो मैं इतनी खुशी से तुम्हारे पास आया था और फिर आप तुमने यहाँ पर ये कह दिया कि तुमको मैं हरिद्वार भेज दूं। सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। अब देखो यहाँ पे जो ये वाक्य हम सुन रहे हैं तो इससे हमारे मन में क्या भावना आ रही है कि यहाँ पे शायद सामनाथ को थोड़ा सा मन में इस तरह से लगा होगा कि मुझे माँ को ऐसे कुछ बोलना नहीं चाहिए, और माँ, और शायद वो यही बोलने के लिए माँ के पास आए होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो तो अपने प्रमोशन के लिए आगे की पंक्तियों में, लाइन में हम देखेंगे तो पता चलेगा। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। माँ कहती है कि नहीं नहीं बेटा, तुम्हें अपने बहू के साथ, अपनी पत्नी के साथ जैसा चाहिए वैसा रहो। मैंने अपना ख्वाब पहन लिया है। माँ कहती है अब तो मेरी उम्र गुजर चुकी है, मुझे जैसा रहना था पहले के समय में मैं वैसा रह चुकी हूँ, तो अब भाई अब तुम दोनों को जैसा चाहिए अपनी पत्नी के साथ वैसा रहो। अब यहाँ क्या करूंगी, ये सब माँ कहती हैं। जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं भगवान का नाम लूंगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। माँ कहती है कि तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, जो बाकी की जिंदगी बची है वो मैं अपने प्रभु के शरण में, भगवान के शरण में बिताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे फिर सामनाथ के देखो जो मन की बात थी, जो माँ के पास आते हैं और वो क्या कहना चाहते हैं, देखो, तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा। अब देखो माँ को तो वो भेज देते, लेकिन अभी चीफ से वादा किए हैं कि माँ फुलकारी बनाकर देने वाली है, तो माँ को अगर मैं हरिद्वार भेज दूंगा तो फुलकारी कौन बनाकर देगा। इसकी वजह से वो माँ को डांटते हैं, चिल्लाते हैं और फिर क्या कहते हैं, साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है ना, मतलब तुम थी, तुम्हारे सामने ही तो मैंने साहब को कहा कि माँ फुलकारी बनाकर देगी, और मैंने उनसे वादा भी किया है, उन वो कहते हैं मैंने उनसे इजहार किया है, इकरार किया है, वचन दिया है कि माँ आपको फुलकारी जरूर बनाकर देगी। अब यहाँ पे माँ कहती हैं, मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं,
अब माँ कहती है कि मेरी आंखें आंखों से तो अब मुझे बराबर दिखाई नहीं देता है, इतनी पतली सुई मैं कैसे चलाऊंगी कपड़े पर। लेकिन ये सारी बातें सामनाथ नहीं समझ रहा है। वह हर वक्त माँ के दयनीय स्थिति का भी अपने प्रमोशन के लिए, अपने चीफ की खुशामद के लिए, वहां पे माँ का भी देखो किस तरह से इस्तेमाल करता है। माँ कहती है कि जो मैं अब आंखें तो वैसी नहीं रह गई है बेटा कि जिससे मैं फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो या बनी बनाई ले लो। अब माँ कहती है मैं तो नहीं बना पाऊंगी, ये तुम कहीं से बनवा लो और मैं या तो कहीं से नया रेडीमेड दुकान से खरीद कर लाके उनको दे दो। तो माँ तो सामनाथ को बहुत गुस्सा आता है। सामनाथ बोलते हैं, माँ तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी। अब देखो यहाँ पे भी भावनात्मक रूप से माँ के मन को टटोल रहे हैं, ताकि माँ तो एकदम मोम की तरह होती हैं, वो तो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि माँ एक त्याग की मूर्ति होती है, वो अपने बच्चों के लिए अपना जीवन भी त्याग देती है, कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो जाती है। क्यों? वो चाहती है कि जो परिस्थिति में हम रह रहे हैं, हमारे बच्चे उस तरह से नहीं रहे, हमारे बच्चे निरंतर आगे बढ़ते रहे। तो यही सब देखकर, यही सब सोचकर आज माँ ने उसी सामनाथ को इतनी काबिलियत से पढ़ाया लिखाया कि आज वो इतने बड़े दफ्तर में काम करते हैं। और अपने गहने तक माँ ने बेच दिए, अपने समय में उन्होंने गहनों को भी नहीं पहना। लेकिन ये सारी चीजें क्या होती है, सामनाथ को दिखाई नहीं दे रही है। उसके मन में तो केवल क्या चल रहा है कि कैसे मेरे बॉस खुश हो जाएं, मुझे प्रमोशन दे दे और मैं और ऊंचे पोस्ट पर चला जाऊं और खूब पैसे मिले, खूब नाम हो। माँ यहाँ पे बेचारी चुप हो जाती है। फिर बेटे के मुंह की ओर देखती है और बोलती हैं, क्या तेरी तरक्की होगी? देखो वही माँ बैठी है जिसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके मन में इतनी दुख वेदना भरी हुई थी, फिर भी वो अपने बच्चे के लिए एक गलत शब्द नहीं निकालती है। उल्टा भगवान से बार बार प्रार्थना करती है, बार बार उसके लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है, दुआ मांगती है। और ये सारी चीजें वो करती रहती है, अपनी दुख को, अपने अपमान को सब भूल कर यहाँ पे माँ उन सामनाथ से कहती है कि क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देंगे? क्या उन्होंने कुछ कहा है? देखो माँ कैसे पूछ रही है कि शायद मैं नहीं थी तो इन दोनों में कुछ बातचीत हुई होगी। इसीलिए माँ यहाँ पे कहती हैं कि क्या तेरी तरक्की हो जाएगी अगर मैं वो बना के दे दूं तो? क्या साहब तेरी तरक्की कर देंगे? क्या उन्होंने कुछ कहा? तो सामनाथ कहते हैं, कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश हो गए हैं। कहते थे जब तुम्हारी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनाती है। देखो अब इतना बोल के वो चीफ सामनाथ को गए हैं कि जब तुम्हारी माँ बनाने को चालू करेगी तब मैं उसको देखने आऊंगा कि तुम्हारी वो बूढ़ी माँ किस तरह से उसको बनाती है। लेकिन यहाँ पे सामनाथ को अपनी माँ के प्रति कुछ शब्द उनके आगे कहना चाहिए था ना। माँ क्या एक नुमाइशी चीज है जो अपने बॉस को प्रसन्न करने के लिए गाना गवा रहे हो, उनसे नाचने को कह रहे हो, फुलकारियां बनाने को कह रहे हो? तो इसी से पता चलता है बच्चों कि आज बुजुर्ग की क्या हालत हो गई है। इसीलिए इस तरह की कहानियां भीष्म साहनी हमारे सामने रखे हैं कि इससे सीख लेते हुए आज की जो पीढ़ी है, आज के जो बच्चे हैं, वो अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों को आदर व सम्मान दे। यदि हमारे घर में या हमारे आसपास कहीं इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आप प्रयास करें कि ऐसा ना हो, उन्हें समझाने की कोशिश करो। भले ही हम छोटे हैं तो क्या है, क्योंकि हम छोटों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो अ, जो साहब खुश हो गए तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है। अब सामनाथ कहते हैं कि अगर माँ तुम ये सब चीज बना के दे दोगी, साहब खुश हो जाएंगे, तो मुझे इस जिस नौकरी में मैं अभी हूँ इससे भी बड़ी नौकरी मुझे मिल जाएगी और मैं क्या बन जाऊंगा? बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उसका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा,
तरक्की क्या यूं ही हो जाएगी? साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेंगे, वरना उनकी खिदमत करने वाले कम थोड़े हैं। वो कहते हैं कि मेरी तरक्की तो हो जाएगी, मैं साहब को खुश कर दूंगा तो मेरी तरक्की हो जाएगी, नहीं तो उनको खुश करने वाले बहुत से लोग हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। अब देखो माँ यहाँ पे कहती है कि ठीक है, तेरी तरक्की के लिए मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर सामनाथ फिर बोलते हैं, अब सो जाओ। माँ कहते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। देखा यहाँ पे माँ अपनी सारी दुख, अपनी उम्र की सीमा को भी भूल कर बेटे की तरक्की के लिए वो चीज बनाने को तैयार हो जाती है। ये भी नहीं सोच, अब माँ को ये भी नहीं ख्याल आ रहा है कि मेरी आंखों से तो दिखेगा भी नहीं, फिर भी मैं कोशिश करके तुम्हारी तरक्की के लिए उस चीज को बनाऊंगी। और माँ उनकी माँ भविष्य उज्जवल की कामना करते हुए उसे बोलती है कि शायद बना दूं तो बच्चा मेरा और बड़े पोस्ट पर चला जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे भीष्म साहनी ने यही उद्देश्य दिया है कि सामाजिक एवं पारिवारिक संबंधों पर पारखी नजर रखने वाले भीष्म साहनी जी ने इस पाठ में अपने बुजुर्गों को लेकर हीन दृष्टिकोण वालों पर प्रहार किया है। अपनी उन्नति के लिए चीफ की खुशामद करना, मतलब किसी किसी की खुशामद करना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना, दिखावा करना आदि का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए लोक कला हस्तकला के समादर पर कहानीकार ने बड़े ही प्रभावी एवं मार्मिक ढंग से कलम चलाई है। जैसे कि देखो, बुजुर्गों को बोझ ना समझना, इस पे हमारे स्वमत विचार भी आते हैं 3 नंबर का। वृद्ध आश्रमों की बढ़ती संख्या पर चर्चा करना, ये जो 2 दिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे भी हमको स्वमत अभिव्यक्त करने के लिए आते हैं कि अपने शब्दों में लिखना है इस पाठ के आधार पर, और इसे 3 अंक का परीक्षा में पूछा जाता है।